हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको भी 3 मार्च को क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर देना है तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 3 मार्च बायोलॉजी के टॉप 6 यानी कि 6 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूं ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज मैं इस क्लास में लेकर आया हूं, कितनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, आप लोग खुद देख लो। इन 6 क्वेश्चंस को हम एक एक करके आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना। ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में भी आते हैं, ठीक है, 2 नंबर में भी आते हैं, तो इनको आप लोग बिल्कुल मिस मत करना। एक एक क्वेश्चन को हम लास्ट तक देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम आंसर के साथ समझेंगे। तो 3 मार्च को बायोलॉजी का पेपर देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना। और अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो ऐसे ही मैं आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस बता दूंगा सिर्फ 3-4 दिनों में, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिख देना सर बायोलॉजी के और क्लासेस लाइए, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम इस क्लास को देखते हैं। इन 6 प्रश्नों को पढ़ लो भैया, हर साल बोर्ड में आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। और एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन मैंने इस क्लास में लिया है ये आपके चैप्टर 1, 2 और 3 तीन चैप्टर के क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है टैपिटम कहां स्थित है, इसका क्या कार्य है, ठीक है। ये 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो देखो टैपिटम क्या होता है इसको जान लो। ये क्वेश्चन बहुत खास है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को हमेशा बताता रहता हूं। देखो टैपिटम कहां स्थित है, इसका क्या कार्य है, ठीक है। देखो टैपिटम टैपिटम पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है। मतलब टैपिटम जो होता है ये पराग कोश की सबसे इंटरनल लेयर होती है, सबसे आंतरिक परत होती है। ये तो आप याद रख सकते हैं ना कि सबसे अंदर की परत ये होती है। ये विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। देखो पौधों में जो नर युग्मक होते हैं पराग कण, ये जो है पराग कणों को पोषण प्रदान करती है, उनका भरण पोषण करती है। जैसे हमारे माता पिता जो है हमारा पालन पोषण किए, ठीक है, अभी भी कर रहे हैं, वैसे ही ये विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करती है, ठीक है। आगे देखो टैपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। मतलब टैपिटम की जो परत है ना वो सघन जीवद्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म से भरी होती है और सामान्यतः ये एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है। बस इतना आपको याद रखना है। टैपिटम में 2 नंबर में ये अक्सर पूछा जाता है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसे हम 6 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा हो चुका है। सेकंड वाला क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये 3 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। आप खुद ही देख लो कितनी बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि असंग जनन क्या है, उपयुक्त। दूसरा क्वेश्चन, सॉरी दूसरा देखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 में आ चुका है। एक साल नहीं आया तो 25 में आएगा। तो अनिषेक फलन और बहुभ्रूणता, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है, आखिर ये है क्या, ठीक है। बता देता हूं मैं इसको। ऐसे ही मैं आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा, थोड़ा सा पैसेंस रखो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना कि सर मुझे ये क्लास चाहिए, मैं आपको वो क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग अनिषेक फलन को पढ़ेंगे, फिर बहुभ्रूणता को पढ़ेंगे। दोनों के नाम से ये हमें स्पष्ट हो रहा है, अनिषेक फलन मतलब बिना निषेचन के फल का निर्माण, बहुभ्रूणता का मतलब जिसमें बहुत सारे भ्रूण हो। तो एक एक करके हम दोनों को पढ़ते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन काफी खास है। तो सबसे पहले हम अनिषेक फलन को पढ़ते हैं, आखिर अनिषेक फलन क्या होता है। देखो यह शब्द नॉल ने दिया, मतलब नॉल जी ने इस शब्द को दिया अनिषेक फलन को। देखो अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन यानी कि पार्थियोनोकार्पी कहते हैं, तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं और ये फल बीज रहित होते हैं। मतलब सिंपल सा है, अनिषेक फलन जो शब्द है इसको नॉल ने दिया था। अंडाशय से बिना निषेचन के
फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। मतलब बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है, इसी क्रिया को ही हम अनिषेक फलन बोलते हैं। बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल बोलते हैं। और जो ऐसे फल होते हैं ना, इनको अनिषेक फलनी फल हम बोलते हैं। जो इस टाइप से बिना निषेचन के जो फल का निर्माण होगा ना, जो फल वो उत्पन्न होंगे, उनको अनिषेक फलनी फल बोलते हैं। और ये फल जो है बीज रहित होते हैं, इनमें बीज नहीं पाया जाता। तो अनिषेक फलन समझ में आया, नाम से यह स्पष्ट है। अनिषेक मतलब बिना निषेचन के फल का निर्माण, ठीक है, इसी को हम अनिषेक फलन बोलते हैं। थोड़ा सा ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया ताकि आपको इसको याद रखने में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, ठीक है। देखो क्या है, अंगूर, केले तथा अनानास में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। मतलब अंगूर, केले और अनानास में जो है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। इसमें अनिषेक फलन की प्रक्रिया पाई जाती है। तभी आप देखेंगे अंगूर में उतना ज्यादा अच्छे से बीज नहीं रहता, केले में भी बीज नहीं रहता, अनानास में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अनिषेक फलन और उसका उदाहरण। अब देखो, अनिषेक फलन को हार्मोन जैसे ऑक्सिन व जिब्रेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित किया जाता है। मतलब अनिषेक फलन को हम कुछ हार्मोन से, जैसे ऑक्सिन व जिब्रेलिन, इनके छिड़काव के द्वारा भी हम अनिषेक फलन को प्रेरित कर सकते हैं। आप ऑक्सिन और जिब्रेलिन का छिड़काव करेंगे तो भी अनिषेक फलन को प्रेरित किया जा सकता है, ठीक है। अनार, नारियल या उन फलों या ऐसे फल, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अनार, नारियल या ऐसे फल जिनमें खाने योग्य भाग बीज का है। मतलब जो अनार होते हैं, नारियल होते हैं, जिसमें खाने योग्य भाग जो बीज का होता है, अनिषेक फलनी फल बनाना बेकार है। मतलब इन सब में अनिषेक फलनी फल हम इनको नहीं बना सकते, ठीक है। तो अनिषेक फलन समझ में आया, बहुत ज्यादा डीप मत जाइए। आप इतना याद रखिए कि अंडाशय में बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को ही हम अनिषेक फलन कहते हैं। और ऐसे जो फल उत्पन्न होते हैं उनको हम अनिषेक फलनी फल बोलते हैं। और ये फल बीज रहित होते हैं, मतलब इनमें बीज नहीं पाया जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है, दो हमें टिप्पणी लिखना था, एक अनिषेक फलन पर, दूसरा बहुभ्रूणता पर। बहुभ्रूणता क्या होता है इसको भी जान लेते हैं हम लोग। तो देखो, बहुभ्रूणता नाम से ही स्पष्ट है। बहुभ्रूणता मतलब जिसमें बहुत सारे भ्रूण हो। तो देखो क्या है इसका डेफिनेशन, ध्यान से समझो। एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता या पॉलिम्ब्रियोनी कहलाता है। मतलब एक बीजांड या फिर एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना ही बहुभ्रूणता कहलाता है। एक बीजांड या एक बीज में एक से अधिक भ्रूण अगर उत्पन्न हो गए ना, तो इस क्रिया को ही हम बहुभ्रूणता कहेंगे। नाम से ये स्पष्ट है, बहुभ्रूणता, ठीक है। ध्यान से समझना, ये सारे टॉपिक 3 मार्च को एग्जाम में आएंगे, जाकर लिख देना। और जो मैंने 75 टॉपिक आपको बताया ना, उनको भी मैं एक एक करके बताऊंगा। मतलब बिल्कुल से आप टेंशन फ्री रहना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आगे देखो, अनावृत बीजी पौधों में यह सामान्य घटना है। मतलब बहुभ्रूणता जो है ये अनावृत बीजी पौधों में सामान्य घटना है, परंतु आवृत बीजी पौधों में काफी कम पाई जाती है। मतलब अनावृत बीजी पौधों में बहुभ्रूणता जो है होती रहती है, लेकिन आवृत बीजी पौधों में ये काफी कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान लुइवेनहॉक, ठीक है, एवी लुइवेनहॉक ने 1791 में संतरे के बीजों में की थी। मतलब बहुभ्रूणता की खोज जो है एंटोनी वान लुइवेनहॉक जी ने की 1791 में, वो भी संतरे के बीज में, क्योंकि संतरे के बीज में आप देखेंगे तो बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, बहुत सारे भ्रूण होते हैं, ठीक है। यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, मतलब एक बीज में बहुत सारे भ्रूण तो विकसित हो जाते हैं, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। मतलब एक बीज में बहुत सारे भ्रूण तो विकसित हो जाएंगे, लेकिन इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। मतलब सारे भ्रूण तो सक्रिय, सारे भ्रूण तो एक ही भ्रूण में बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है, एक ही बीज में बहुत सारे भ्रूण होते हैं, लेकिन एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देगा। जैसे हम लोगों में शुक्राणु तो बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन भैया फर्टिलाइजेशन तो किसी एक से ही होता है।
ठीक है, करोड़ों होते हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा बलवान अच्छा होगा उसी से तो होगा। तो ये बहुभ्रूणता होती है। तो दोनों समझ में आ गया भाई, अगर समझ में आ गया होगा 3 नंबर कोई नहीं काट सकता, सिंपल तरीके से जाओ और छाप के आ जाओ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, मतलब हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसी चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का ही है। असंग जनन क्या है, एपोमिक्सिस क्या है, उपयुक्त उदाहरण देकर इस प्रक्रिया को समझाइए। मतलब असंग जनन क्या होता है, आपको उदाहरण के साथ इस प्रक्रिया को समझाना है। यह क्वेश्चन बहुत स्पेशल है, एनसीईआरटी बुक का है, 2014, 17, 18, 20, 21, 22, 23 में आ चुका है, तो 25 में भी आ सकता है, आएगा, बस आप लोग ध्यान से पढ़ना। इसी चैप्टर में एक और टॉपिक है द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो भी पढ़ लेना। मैं बोल दे रहा हूं, अभी टाइम है आपके पास। डबल फर्टिलाइजेशन जो वाला जो टॉपिक है वो आपको जरूर पढ़ के जाना है, ये ध्यान रखना। तो चलिए हम असंग जनन को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि टॉपिक स्पेशल है तो स्पेशल तरीके से हम देखेंगे भी। तो असंग जनन क्या होता है, एपोमिक्सिस इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। देखो असंग जनन क्या है, उदाहरण परिभाषा देखो। कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते। कभी कभी क्या होता है कि पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते, और इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है, और बिना इनके होए ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को असंग जनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। देखो ऐसे नॉर्मली तो युग्मक संलयन होगा ही होगा, सब में अर्धसूत्री विभाजन भी होगा, तभी जो है नए पौधे का निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी इन द केस, कभी कभी केसेस में पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते, और इनकी अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को ही हम असंग जनन बोलते हैं। और इसकी खोज विंकलर ने 1908 में की थी, विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और असंग जनन की खोज जो है, इसको खोजा किसने, इसको विंकलर जी ने खोजा सन 1908 ईस्वी में। इतना तो समझ में आपको आ चुका होगा। अब देखो असंग जनन दो प्रकार का होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। सबसे पहला कायिक जनन। देखो कायिक जनन जो है ये असंग जनन के ही अंतर्गत आता है, इतना ध्यान रखना। कायिक जनन आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये असंग जनन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। देखो फर्स्ट कायिक जनन, इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता। कायिक जनन में क्या होता है, बीज नहीं बनता है। किसी कलिका से जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती है उसी से एक नया पौधा जन्म लेता है। मतलब कायिक जनन में बीज नहीं बनता, किसी कलिका से या जो तने या पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती है उसी से ही एक नया पौधा जन्म ले लेता है। जैसे गन्ना और आलू, आप लोग अगर गन्ना देखेंगे, गन्ने की जहां बुआई होती है तो गन्ने को ऐसे रख दिया जाता है, उसका जो तना होता है उसी से कलिकाएं निकलती हैं और नए पौधे का जन्म हो जाता है। उसमें बीज नहीं बनता। गन्ना जब बोया जाता है तो क्या उसमें बीज फेंका जाता है, नहीं भैया, बीज नहीं बोया जाता। उसको ऐसे ही डायरेक्टली रख दिया जाता है गन्ने को, और उससे कलिकाएं निकलकर नया पौधा निर्माण उससे हो जाता है। सेम एज इट इज आलू भी है, आलू को में भी बीज नहीं होता है, मतलब बीज नहीं बोया जाता आलू का। आलू को क्या किया जाता है, काट कर उसकी बुआई कर दी जाती है और नए पौधे का निर्माण उसी के द्वारा हो जाता है। तो गन्ना और आलू जो है ये कायिक जनन का एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो असंग जनन में कायिक जनन आपका है, इसमें इस प्रकार के जनन में बीज नहीं बनेगा, किसी कलिका से या तने या पत्ती के ऊपर उत्पन्न होगा कोई कलिका और उससे एक नया पौधा जन्म ले लेगा, जैसे गन्ना आलू आदि, ये सब असंग जनन कायिक जनन के अंतर्गत आते हैं। ये भी हो गया, ठीक है। इसी का दूसरा प्रकार है अनिषेक बीजता। देखो असंग जनन का दूसरा जो प्रकार है उसको अनिषेक बीजता बोलते हैं। देखो लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण, मतलब अनिषेक बीजता का मतलब इसमें लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में ही बीज का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, परंतु बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते। ये दोनों कायिक जनन के ही आसंग जनन के ही अंतर्गत आते हैं, कायिक जनन और अनिषेक बीजता। मतलब अनिषेक बीजता में लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में ही बीज का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, परंतु बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते, ठीक है। ये अनिषेक बीजता का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ये समझ में आ गया, मतलब हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया।
हमारे फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, ये हमारे सेकंड चैप्टर मानव जनन का क्वेश्चन है और काफी स्पेशल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है देखो, आवर्त चक्र क्या है। देखो फीमेल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया होती है, ठीक है, हर 28 दिन पे। तो आवर्त चक्र क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, जिसको ऋतुस्राव चक्र भी बोलते हैं, मासिक चक्र भी बोलते हैं, ठीक है। आवर्त चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन से हार्मोन नियमन करते हैं भैया, ये 2 नंबर में मेनली आता है। और अगर देखोगे तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है 19, 20, 22 में आ चुका है, तो 25 में भी आएगा। बस आप लोग पैसेंस रख के क्लास को देख लोगे ध्यान से तो आपका नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आवर्त चक्र को थोड़ा सा पढ़ते हैं भाई, क्योंकि स्पेशल क्वेश्चन है तो पढ़ना जरूरी है। आवर्त चक्र क्या है, आवर्त चक्र को कौन सा हार्मोन नियमन करते हैं। देखो क्या होता है, मादाओं यानी कि प्राइमेट्स फीमेल्स में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसको आवर्त चक्र, मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। मतलब मादाओं में या फीमेल्स में अंडाणु निर्माण जो है 28 दिन के चक्र में होता है, 28 दिन के चक्र में साइकिल में होता है, जिसे हम आवर्त चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। मतलब फीमेल्स में ऐसे निर्माण होता है, इसी को हम बोलते हैं 28 दिन में जो अंडाणु का निर्माण होता है उसी को ही हम आवर्त चक्र, मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं। प्रत्येक स्त्री में ये चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है। मतलब जो लड़की 12 से 13 साल की हो जाती है ना, तब उसके अंदर आवर्त चक्र स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है हर 28 दिन में। और ऐसा माना जाता है कि 13 वर्ष के बाद जो है लड़की जो है गर्भधारण करने में भी सक्षम हो जाती है, क्योंकि उसमें आवर्त चक्र की प्रक्रिया होने लगती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगता है। और तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। और ये आवर्त चक्र जो है 45 से 55 वर्ष की आयु में महिलाओं में खत्म भी हो जाता है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाते हैं। लिखो देखो लिखा है, मतलब आवर्त चक्र जो है ये अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण को दर्शाता है। हमारा शुक्राणु उनका अंडाणु जब मिलेगा मेरे भाई, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो नए संतान की उत्पत्ति होगी। तो ये चक्र अंडाशय में अंडाणु के निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। मतलब जैसे ही आवर्त चक्र स्टार्ट होता है ना, जो फीमेल है वो गर्भधारण में वो सक्षम हो जाती है, वो कैपेबल हो जाती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है, अगर प्रोसेस होता है तो। अब आवर्त चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन निम्न 2 हार्मोन करते हैं, ठीक है। मतलब आवर्त चक्र का जो नियमन है इसको 2 हार्मोन इसका नियमन करते हैं, एक एलएच हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक एफएसएच हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों जो है आवर्त चक्र का नियमन करते हैं, एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन, ठीक है। तो इतना समझ में आया आवर्त चक्र होता क्या है और इसका नियमन कौन से हार्मोन्स करते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। चलो इसको भी मैं हटाता हूं, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, फटाफट नोट किया कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, क्या है, प्रसव यानी कि पार्ट्यूरिशन क्या है, प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं। मतलब प्रसव क्या होता है, देखो भैया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2023 में आ चुका है। प्रसव, प्रसव का मतलब ही होता है जब गर्भकाल पूरा हो जाता है ना, तो जो बच्चा है, जो शिशु है, वो माता के गर्भ से बाहर आता है, इसी को ही हम प्रसव बोलते हैं। मतलब बच्चा अपनी भाषा में अगर हम कहें तो बच्चा पैदा होने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको उसी को ही हम प्रसव बोलते हैं, पार्ट्यूरिशन बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में। इतना समझ में आ गया, इतने तो समझदार हो आप लोग, ठीक है। तो चलो इसको भी जान लेते हैं, एक एक करके हम सबको समझेंगे और टेंशन मत लो, अभी तो हमारी पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं आपको ऐसे ही पूरे बायोलॉजी का क्लास बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, बस टेंशन फ्री रहना। प्रसव, देखो प्रसव क्या है, गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना प्रसव कहलाता है। मतलब गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु जो है वो माता के गर्भ से बाहर आता है, इसी प्रक्रिया को ही हम प्रसव बोलते हैं। इस दौरान गर्भाशयी तथा उदरीय संकुचन होते हैं। मतलब इस दौरान क्या होता है, गर्भाशयी और उदरीय संकुचन होता है, वह गर्भाशय फैल जाता है और गर्भाशय जो है फैल जाता है, जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है और जिसके कारण गर्भस्थ जो शिशु है, जो बच्चा है, वो भैया माँ के कोख से बाहर आ जाता है, ठीक है, इसी को ही हम प्रसव बोलते हैं। समझ में आया। मतलब गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना ही प्रसव या पार्ट्यूरिशन कहलाता है। इस दौरान गर्भाशयी तथा उदरीय संकुचन होते हैं, वह गर्भाशय फैल जाता है, जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है,
ठीक है, बस हो गया, इसी को प्रसव बोलते हैं। प्रसव को का प्रेरण जो है, मतलब प्रसव जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो इसको प्रेरित कौन करता है, तो इसको ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन व कार्टिसोल नामक हार्मोन करते हैं। मतलब प्रसव का प्रेरण ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन व कार्टिसोल नामक हार्मोन्स करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। बस यही है प्रसव भैया, 2 नंबर में अक्सर एग्जाम में आता है, तो इसको पढ़ लेना। एक क्वेश्चन और है, हम सभी के लिए बहुत स्पेशल भी है भाई। आज के जमाने में इस क्वेश्चन का आंसर जानना जरूरी है, खासकर लड़कों को जानना जरूरी है। देखो, हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि ये क्यों सही नहीं है। मतलब हमारे हमारे समाज में क्या होता है, अगर लड़की का जन्म होता है ना, तो घर वाले जो है, ससुराल वाले लड़की को कहते हैं तुम्हारे कारण ही लड़की का जन्म हुआ है। मतलब लड़की लड़के में भेदभाव है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2019 में आ चुका है। तो आखिर हमारे समाज में जो पुत्रियों को, लड़कियों को जन्म देने का जो दोष है, वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को क्यों दिया जाता है भाई? ये गलत क्यों है, बताएं, ये क्यों सही नहीं है? तो देखो, इसका रीजन है, ध्यान से समझना रीजन को। देखो होता क्या है, देखो स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र तथा पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है। मतलब फीमेल में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है और पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होता है। ठीक है, जब स्त्री का एक्स गुणसूत्र तथा पुरुष का वाई गुणसूत्र मिलता है तो पुत्र उत्पन्न होता है। मतलब जब स्त्री का ये एक्स गुणसूत्र और पुरुष का वाई गुणसूत्र मिलेगा तो पुत्र का जन्म होगा, यानी कि लड़के का जन्म होगा। इसके विपरीत स्त्री का एक्स गुणसूत्र और पुरुष का एक्स गुणसूत्र, मतलब इसका एक्स गुणसूत्र और पुरुष का, मतलब स्त्री और पुरुष का जब एक्स एक्स गुणसूत्र मिलता है तो पुत्री का जन्म होता है। मतलब दोनों भैया, दोनों के प्रतिभाग से जन्म होता है। लड़के का जन्म होगा तो स्त्री का एक्स गुणसूत्र, पुरुष का वाई गुणसूत्र मिलेगा। लड़की का जन्म होगा तो स्त्री का एक्स गुणसूत्र, पुरुष का एक्स गुणसूत्र मिलेगा। ठीक है, तो भैया इसमें लड़की का क्या दोष है जब दोनों के गुणसूत्र से लिंग निर्धारण होता है? तो आखिर क्यों समाज में ऐसा होता है? यही गलत है, इसीलिए गलत है। देखो, अतः उत्पन्न संतान का लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र द्वारा होता है। मतलब चाहे वो लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, जो इसका लिंग निर्धारण जो है ना, वो पुरुष के गुणसूत्र द्वारा ही होता है, ना कि स्त्री के गुणसूत्र से। स्त्री के गुणसूत्र से कुछ नहीं होता है। अगर स्त्री का एक्स गुणसूत्र मिलेगा पुरुष के एक्स गुणसूत्र से तो लड़की होगी, अगर स्त्री का एक्स मिलेगा पुरुष का वाई मिलेगा तो लड़का होगा। मतलब पुरुष के गुणसूत्र द्वारा ही लिंग का निर्धारण होता है कि लड़की पैदा होगी या लड़का। चूंकि पुरुष में 50% एक्स तथा 50% वाई गुणसूत्र होते हैं, अतः पुरुष के गुणसूत्र का एक्स या वाई होना ही संतान के लिंग के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब पुरुष के गुणसूत्र का एक्स या वाई होना ही संतान के लिंग के लिए उत्तरदायी होता है, उसके लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। अगर दोनों का एक्स एक्स मिलेगा तभी लड़की होगी, ऐसा नहीं है कि दोनों लड़की का ही एक्स एक्स से लड़की हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये गलत है, ऐसा कहना गलत है कि लड़कियां जो पैदा होती हैं वो स्त्रियों के कारण ही होती हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को देना सर्वदा गलत है, क्योंकि जब स्त्री का एक्स गुणसूत्र पुरुष के वाई गुणसूत्र से मिलेगा तो भैया लड़का हो जाएगा। ठीक है, मतलब लड़के का जन्म होगा। अगर स्त्री का एक्स गुणसूत्र पुरुष के एक्स गुणसूत्र से मिलेगा तो लड़की का जन्म होगा। मतलब दोनों का प्रतिभाग है भाई 50-50%, तब क्यों कहा जाता है ऐसा? इसीलिए ये गलत है। तो समझ में आ गया? मतलब एक साइंटिफिकली मैं आपको बता रहा हूं कि आज के बाद कोई ऐसा ना बोल सके भैया किसी लड़की को कि तुम्हारे कारण ही लड़की का जन्म हुआ है। ऐसा कोई ना बोल सके। क्यों ना बोल सके? क्योंकि आप साइंटिफिकली समझिए, आप वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे तो भैया दोनों का बराबर हकदार है, दोनों की बराबर गलती है। ठीक है, गलती क्यों? क्योंकि बच्चे नहीं होंगे तो आगे की पीढ़ी कैसे बढ़ेगी। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन था, सॉरी ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, और यहीं पे जो हमारा 6 क्वेश्चन का जो हमारा ये सीरीज था ये फिनिश हो चुका है। हमने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं, आगे आगे मैं आपको क्वेश्चंस बताता रहूंगा। इसके आगे के क्वेश्चंस चाहिए तो बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप टेंशन फ्री रहना, हम हैं तो क्या गम है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।